अस्सलाम वालेकुम। वन पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, जिसमें हम बनु उमैया डायनेस्टी से लेकर 2023 तक के सारे इवेंट्स पढ़ेंगे। ये सीरीज़ हम एक स्टोरी की शक्ल में पढ़ेंगे ताकि हमें लॉन्ग टाइम याद रह सके। इस सीरीज़ में हम बनु उमैया डायनेस्टी से लेकर 2023 तक के जो भी इवेंट्स हुए वो सारे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बनु उमैया डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। बनु उमैया डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो 661 AD में होती है और जो इख्तिताम होता है वो 750 AD में होता है। जो फाउंडर होता है हज़रत अमीर मुआविया होता है। बनु उमैया डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो हज़रत अमीर मुआविया है। बनु उमैया डायनेस्टी को समझने से पहले हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब हज़रत उस्मान शहीद होते हैं उसके बाद जो खलीफा बनते हैं वो हज़रत अली बनते हैं। तो उस टाइम जो हज़रत अमीर मुआविया होते हैं वो शाम के गवर्नर होते हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली के हाथ पे बैत करने से इनकार कर देते हैं। हाथ पे बैत करने से मुराद एक्सेप्ट करना किसी को। हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली के हाथ पे बैत इस वजह से नहीं करता, जो हज़रत उस्मान था उसका ताल्लुक़ बनु उमैया से था और हज़रत अमीर मुआविया का भी ताल्लुक़ बनु उमैया से था। तो हज़रत अमीर मुआविया का ये कहना था कि जब तक हज़रत उस्मान के कातलों को सज़ा नहीं दी जाती तब तक मैं हज़रत अली के हाथ पे बैत नहीं करूँगा, उनको अपना खलीफा नहीं एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद इन मसलों ने आग पकड़ ली और इस आग के नतीजे में एक जंग होती है जिसको हम बैटल ऑफ सिफिन कहते हैं। ये सिफिन के मुकाम पे हुई। ये हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के दरमियान हुई। ये मुसलमानों के दरमियान दूसरी बड़ी जंग थी। इससे पहले जो जंग हुई वो बैटल ऑफ कैमल थी, जो हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान हुई। इसको फर्स्ट ईयर ऑफ फितना भी कहा जाता है। मुसलमानों के दरमियान ये पहला फितने का ईयर था और ये जो साल था वो 657 AD में हुई। सिफिन का मकाम जैसे आप देख रहे होंगे मैप में। उसके बाद ये इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। जब इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता तो हज़रत अमीर मुआविया जो था वो अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देता है शाम का, और हज़रत अली अपने इंटरनल अफेयर्स में मसरूफ़ हो जाते हैं कुफा में। उसके बाद 21 रमज़ान 661 AD में जब हज़रत अली को शहीद किया जाता है तो उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं हज़रत इमाम हुसैन, तो हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान कोई जंग हो। उसके बाद जो हज़रत अमीर मुआविया थे वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाते हैं खलीफा 661 AD में। उसके बाद 661 AD से लेकर 680 AD तक हज़रत अमीर मुआविया रहते हैं और उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम है यजीद। 680 AD में जैसे हज़रत अमीर मुआविया की डेथ होती है, उनका इंतकाल होता है, तो उनके जो बेटे होते हैं यजीद वो अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देते हैं। वो 680 से लेकर 683 तक रहते हैं। इनके दौरे हुकूमत में एक वाक़या होता है जिसको हम वाक़या करबला कहते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वाक़या करबला किसके दौरे हुकूमत में हुआ। वाक़या करबला को किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे, अभी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो ये वाक़या हुआ 9 मुहर्रम 680 AD में, जब हज़रत इमाम हुसैन को और उनके साथ 72 जो लोग थे उनको बुलाया गया धोखे से कुफा। ये वाक़या हुआ कुफा के मुकाम पे। हज़रत इमाम हुसैन जो पहुंचते हैं, इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन कुफा कब पहुंचे, तो वो 2 मुहर्रम को पहुंचे। फिर हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ जो 72 लोग होते हैं उनको शहीद किया जाता है। ये हज़रत इमाम हुसैन को तकरीबन 9 मुहर्रम को शहीद किया जाता है। तो यजीद के बाद जो हुक्मरान बनते हैं वो बनते हैं मरवान। मरवान के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। मरवान के बारे में ये पूछा जा सकता है कि यजीद के बाद जो हुक्मरान था बनु उमैया का वो कौन था, तो वो मरवान था। फिर मरवान के 2 बेटे होते हैं, एक अब्दुल अजीज़, दूसरा अब्दुल मलिक। अब्दुल अजीज़ का एक बेटा होता है जिसको हम उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं। उनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ था। इनके बारे में 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वो इज़ द फर्स्ट मुजद्दिद ऑफ इस्लाम, जो पहला मुजद्दिद था वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ था, और वो इज़ द 5th खलीफा, 5वां खलीफा भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ को कहा जाता है। मुजद्दिद का मतलब ये होता है कि जब हर 100 साल में एक मुसलमान अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो वो एक इंसान आता है जो उनको असल रास्ते पे ले आता है। उस इंसान को मुजद्दिद कहते हैं। उसके बाद हम अब्दुल मलिक के बारे में देख लेते हैं। अब्दुल मलिक के टोटल 4 बेटे थे। एक था वलीद बिन मलिक, दूसरा सुलेमान बिन मलिक, यजीद दोम, और चौथा था हशाम बिन मलिक। इन सब में से जो इम्पोर्टेंट होता है वो वलीद बिन मलिक होता है। इनका टाइम पीरियड 705 से लेकर 715 तक होता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
वैसे टोटल जो हुक्मरान होते हैं बनु उमैया डायनेस्टी में वो 14 हुक्मरान होते हैं, पर जो हम इम्पोर्टेंट वन पेपर के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो दौरे हुकूमत होता है वो 705 से लेकर 715 तक का होता है। उनके 4 मेजर जनरल होते हैं, इनके नाम याद रखना आप, हजाज बिन यूसुफ, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जैद और खुतैबा बिन मुस्लिम। वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो ख्वाब होता है कि दुनिया को फ़तेह करने का ख्वाब, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, उस ख्वाब को अपनी तकमील तक पहुंचाने के लिए वो अपने 4 मेजर जनरल सेलेक्ट करते हैं, जिनमें एक होता है हजाज बिन यूसुफ जिसको वो बरे सगीर को फ़तेह करने के लिए भेजता है, और दूसरा होता है मूसा बिन नसीर जिसको अफ्रीका को फ़तह करने के लिए भेजता है। तीसरा होता है तारिक बिन जैद जिसको यूरोप को फ़तह करने के लिए भेजता है। चौथा होता है खुतैबा बिन मुस्लिम, खुतैबा बिन मुस्लिम को सेंट्रल एशिया को फ़तह करने के लिए भेजता है। ये वाले जो कंट्रीज़ हैं अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान वाले, इनको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये प्लानिंग जब चल रही होती है तो एक मसला होता है, एक वाक़या होता है। उस वक्त जो हजाज बिन यूसुफ था वो बसरा का गवर्नर था। बसरा आप मैप में देख रहे होंगे, तो बसरा से एक काफ़िला जाता है श्रीलंका। तो जब वो काफ़िला श्रीलंका पहुंचता है तो जब श्रीलंका का बादशाह, वहाँ का बादशाह जो होता है वो बसरा के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के लिए कोई तोहफे तवाइफ भेजता है। तो ये काफ़िला जब वापस आ रहा होता है तो दीपल के मकाम पे वो लूटा जाता है कुछ दीपल के लुटेरों से। जब ये हजाज बिन यूसुफ को पता लगता है तो हजाज बिन यूसुफ खत भेजता है राजा डायर को। राजा डायर उस वक्त सिंध का हुक्मरान था। उसके बाद जो राजा डायर होते हैं वो खत का जवाब लिखते हैं कि ये जो चोर लुटेरे हैं वो मेरी लिमिट से बाहर हैं, वो मेरी पहुंच से बाहर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो ये जवाब जब हजाज बिन यूसुफ को मिलता है तो हजाज बिन यूसुफ गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और सिंध को फ़तेह करो। तो उस वक्त जो मोहम्मद बिन कासिम की एज होती है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम की एज उस वक्त क्या थी। मोहम्मद बिन कासिम की एज उस वक्त 17 साल की थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ 5000 की आर्मी थी, और मोहम्मद बिन कासिम जब आर्मी के साथ मकरान के मकाम पे पहुंचता है, मकरान का इलाका जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे लगता है। तो जब ये मकरान के इलाके में पहुंचता है तो उसको 7000 की आर्मी और मिलती है, तो टोटल आर्मी हो जाती है 12000। तो 12000 की आर्मी लेकर जब वो दीपल पहुंचते हैं तो अरोड़ जैसे कि राजा डायर का कैपिटल होता है, तो अरोड़ से जब राजा डायर आते हैं दीपल, तो इन दोनों के दरमियान एक जंग होती है जिसको हम बैटल ऑफ सिंध कहते हैं। उसके बाद इस जंग का नतीजा ये निकलता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं ये जंग जीत जाते हैं, और राजा डायर होते हैं वो वापस भाग जाते हैं अपने कैपिटल अरोड़ में। तो राजा डायर के पीछे जो मोहम्मद बिन कासिम है अरोड़ आ जाते हैं और अरोड़ में उनको जाके कत्ल कर देते हैं। अरोड़ का जो इलाका है, अरोड़ पुराना नाम है, जो उसका नया नाम है वो पोर्ट कासिम है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम नहीं रुकते, मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुल्तान जो पहुँचते हैं वो 715 AD में पहुँचते हैं। 715 AD में मुल्तान को फतेह करते हैं। उसके बाद जो वलीद बिन अब्दुल मलिक होता है उसकी डेथ हो जाती है 715 AD में। उसके बाद जो उनके भाई होते हैं सुलेमान, वो तख्त नशीं हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अब्दुल मलिक के टोटल 4 बेटे थे, एक वलीद, दूसरा सुलेमान, तीसरा हशाम। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद उनके जो भाई होते हैं सुलेमान उनके भाई होते हैं, तो वो बिल्कुल नालायक एक हुक्मरान होते हैं। तो जो 4 मेजर जनरल भेजता है वलीद बिन अब्दुल मलिक अपना ख्वाब पूरा करने के लिए, तो जो सुलेमान होते हैं वो क्या करते हैं, चारों जो जनरल्स होते हैं हजाज बिन यूसुफ, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जैद और खुतैबा बिन मुस्लिम, इनको वापस बुलाता है और कैद में उनको कत्ल करवा देता है। ये कत्ल इस वजह से करवा देता है सिर्फ हसद की वजह से, अपने भाई से हसद की वजह से। तो इसी के साथ वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो ख्वाब होता है वो अधूरा रह जाता है। उसके बाद बनु उमैया डायनेस्टी के बारे में यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम और राजा डायर के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राजा डायर के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उनका कैपिटल था वो अरोड़ था, उनके वालिद का नाम राजा चच था, और जो मिनिस्टर था वो उसका नाम था सीसाकन। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की जो पैदाइश होती है वो 695 AD में ताइफ के मकाम पे हुई। ताइफ का वही मकाम है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जाते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उनकी ट्राइब, उनके कबीले के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका जो कबीला था वो कौन सा था। मोहम्मद बिन कासिम का जो कबीला था वो तकफी ट्राइब था।
उनका जो टाइटल था वो अमाजुद्दीन था। वो इंटर कब हुआ सिंध में? 712 AD में। जैसे कि मैंने आपको बताया 712 AD में वो इंटर हुआ 12,000 की आर्मी लेकर। उसके बाद जो उनका जो रिलेशन था हिजाज बिन यूसुफ के साथ, क्या रिलेशन था? हिजाज बिन यूसुफ उनके चाचा भी थे और ससुर भी थे। तो बनु उमैया डायनेस्टी के बारे में यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले एपिसोड में गजनवी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे कि कैसे महमूद गजनवी 17 हमले करता है सब कॉन्टिनेंट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।